11 अप्रैल 2025 की ये बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 50वें दौरे पर आ रहे थे और उसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। वहां पर बाबरपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका हवाई जहाज उतरता है तो सबसे पहले 3 ऑफिसर होते हैं जो उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए थे। एक होते हैं डिविजन कमिश्नर आईएएस कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर आईपीएस मोहित अग्रवाल और जिला अधिकारी एस राजिंगन। प्रधानमंत्री जी उनके पास पहुंचते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाकर के सबसे पहले प्रधानमंत्री के मुंह से एक ही बात निकलती है कि वो 19 साल की स्टूडेंट कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है, आखिरकार हुआ क्या था उसके साथ। जैसे ही तीनों ऑफिसरों ने, 2 आईएएस होते हैं और एक आईपीएस अधिकारी होता है, तीनों ने जब ये बात सुनी तो उनकी सांसें अटक जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये बात ही इतनी बड़ी हो गई है कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच गई है। जाहिर सी बात है, बात बड़ी ही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करी। छोटी सी बात में थोड़ी सी देर में इसको बताने की कोशिश की रहे हैं कि हाँ साहब, उस लड़की की तबीयत अब ठीक है। दरअसल उस लड़की के साथ जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है, जिसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर वो मजबूर हो जाता है। दरअसल उस लड़की के साथ लगभग 6 दिनों तक 144 घंटे तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। 6 इसमें कैफे होते हैं और 3 होटल। अलग अलग जगहों पर 23 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब इस बात की भनक मीडिया को लगती है और मीडिया इस मामले को हाईलाइट करता है तो पुलिस की आंखें खुलती है और तब जाकर के पता चलता है लोगों को कि आखिरकार बनारस में हुआ क्या है। उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उस लड़की को अब एक गंभीर बीमारी भी हो गई है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन 23 लोगों ने जो उसके साथ किया है वो वाकई में अपने आप में बहुत भयानक है और रुलाने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस का एक थाना लगता है लालपुर और पांडेपुर। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति जो कि खजूरू का निवासी होता है और पेशे से वो एक ड्राइवर है, उसके पास एक फोन पहुंचता है 4 अप्रैल 2025 को। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमको मिल गई है, तुम एक काम करो, थाने पर आ जाओ और अपने बेटी को यहाँ से लेकर के चले जाओ। जैसे ही उस पिता को ये बात पता चलती है, पिता अपने पत्नी के साथ दौड़ता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ थाने पर पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद अपनी ही बेटी को एक कमरे में देखता है। उसके पास में जो लेडी कांस्टेबल खड़ी थी वो भी बैठी हुई थी, उससे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की वहां पर बेसुध हालत में थी। उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है और उसके साथ कौन बात कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। पिता सामने खड़े थे पर लड़की को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उसके पापा उसके सामने खड़े हैं। बार बार वो अपनी बेटी को पुचकारते थे और कहते थे कि बेटा क्या तुम ठीक हो, लेकिन बेटी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब माँ ने उसको अपने सीने से लगाया, उसको पुचकारा, उसको दुलारा और उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लड़की वो ऐसे देख रही थी कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति उससे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि इसे घर लेकर के जाओ, आराम कराओ और उसके बाद फिर बात करते हैं और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। माँ और बाप अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि आखिरकार बेटी के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जैसे ही खजूरी इलाके में वो अपने बेटी को घर पर लेकर के जाते हैं, उस बेटी को 48 घंटे के बाद ये पता चलता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की को कुछ बातें याद आ रही थी और जो भी वो पुरुषों को देखती थी, चाहे वो उसका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो, जैसे उन्हें देखती थी उसकी सांसें उखड़ जाती थी, वो डरने लग जाती थी। माँ ने कहा कि अब यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आएगा, कोई भी पुरुष नहीं आएगा, सिर्फ मेरी बेटी के पास लड़कियाँ या फिर औरतें या फिर महिलाएं
आ सकती हैं, पुरुष यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अपने बेटी को पुचकारती है, दुलारती है, सीने से लगाती है उसकी माँ, और फिर पूछती है उसकी माँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो। दरअसल वो नशे की हालत में थी और नशा कुछ ज्यादा ही उसको दिया गया था, ऐसा महसूस वहां पर हो रहा था उसे देख करके। वो रोते हुए कहती है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले 4 लड़के हैं जिन्होंने उनको नशे की लत लगा दी थी, नशे की आदी बना दिया था, मैं क्या करूं। माँ ने पुचकारते हुए पूछा कि तुम परेशान मत हो, जो भी बात है तुम मुझे बताओ। दरअसल ये लड़की 29 मार्च 2025 को अपने घर से निकलती है, ये कहते हुए कि वो अपने सहेली के पास जा रही है, और सहेली के पास जाने के बाद वो बाजार जाएगी, और बाजार जाने के बाद कुछ किताबें खरीद करके लेकर के आएगी। 2-4 घंटे में आ जाऊंगी, ज्यादा परेशान मत होना। माँ बाप को जितना बताया गया था बेटी के द्वारा, तो उसके बाद बेटी ने जैसे ही वादा किया था उस वादे के मुताबिक जब बेटी वापस लौट करके नहीं आती है तो माँ की परेशानी बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। वो अपने पति से कहती है कि देखो बेटी अभी तक नहीं आई है, बाजार गई है, कह रही थी कि सहेली के पास जाऊंगी और उसके बाद फिर वहां से मैं वापस घर पर आऊंगी, लेकिन वापस लौट करके नहीं आई है। फोन किया जाता है तो लड़की का नंबर बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। अब संपर्क करे तो कैसे करे, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। फिर सीधा पहुंच जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन। वहां जाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारी एक लड़की है जो 19 साल की उसकी उम्र है, अभी वो ग्रेजुएट कर रही है। हालांकि पढ़ने में वो ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में वो जाना चाहती है। हम उसका वहीं पर एडमिशन करवाना चाहते हैं। हमारी बेटी को आप ढूंढ दीजिए, उसका पता लगवा दीजिए। लेकिन जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों ने उसका होलिया वगैरह उसके बारे में जानकारी जुटाई और कहा कि परेशान मत हो, हम उसे ढूंढने लगे, तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो। वो लड़की घर से 29 मार्च से निकली थी, लेकिन ना तो 29 मार्च को वापस आती है, ना 30 मार्च को आती है, ना 31 मार्च को आती हो, और 1 अप्रैल बीत जाता है, 2 अप्रैल भी बीत जाता है, और 3 अप्रैल भी बीत जाता है, और 4 अप्रैल को पुलिस का एक फोन आता है कि आपकी बेटी आ गई है, तुम आकर के इसे ले जाओ। बेटी ने जब अपने माँ बाप को कहानी सुनाई वो वाकई में भयानक होती है। वो बताती है कि जैसे ही वो घर से निकलती है कुछ देर के बाद राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का उसको मिलता है। उस लड़के ने उसको नशीला पदार्थ खिलाया पिलाया। इसके बाद उसे एक कमरे में लेकर के जाता है और अपने ही एक दोस्त के साथ उसके साथ पूरी रात बात करता है और फिर दिन निकलता है। और जब लड़का एक स्ट्रीट एक कैफे होता है वहां पर उसको लेकर के जाता है और वहां ले जाने के बाद उसके साथ फिर से रात भर गंदा काम करता है। एक और उसका वहां पर साथ दे रहा होता है उसका दोस्त। फिर यहाँ से उसको छोड़ देता है, लड़की यहाँ से निकल जाती है। लेकिन लड़की की स्थिति जैसी बेसुध जैसी थी। अगला दिन 30 मार्च आता है और समीर नाम का उसको एक लड़का मिल जाता है जो उसका दोस्त भी बताया जा रहा है। दरअसल वो अपने एक दोस्त के साथ उसको बाइक पर बिठाता है। बाइक पर बिठाने के बाद सीधे हाईवे की तरफ लेकर के जाता है और वहां उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं दोनों। और उसके बाद में जब उसका जी भर जाता है तो जी भरने के बाद नदेसर एक जगह लगती है, वहां पर जाकर के उसको छोड़ देते हैं। लड़की की हालत सही नहीं थी, लड़की बेसुध जैसी स्थिति में थी। अब ये अगली तारीख आ जाती है, तारीख 31 मार्च की ये बात है। आयुष नाम का एक लड़का फिर मिलता है और आयुष नाम का लड़का उसको मलदैया एक सिगरा जगह लगती है, वहां पर एक कैफे लगता है जिसका नाम कॉन्टिनेंटल कैफे है, वहां लेकर के उसको जाता है। लड़की को वहां पर फिर से नशा दिया जाता है क्योंकि वो तो नशे की आदी हो चुकी थी, चाहे खाना मिले या फिर ना मिले, लेकिन नशा मिल जाए तो वो ठीक रहती थी। अब उसके बाद उसको वहां पर नशा दे दिया जाता है और यहाँ आयुष के साथ और सारे लड़के होते हैं जिसमें सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीद। इन लोगों ने उसको बारी बारी से पूरी रात उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसकी रोने की, बिलखने की, उसकी परेशान होने की आवाज़ें जो थी वो इनके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। उनके पास सिर्फ उनको अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो लड़की दिखाई दे रही थी और उन हवस के दरिंदों ने उसके साथ गंदा और घिनौना काम किया और उसको यहाँ से फिर जाने दिया और कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली
तो देख लेना इसका अंजाम बहुत खराब होगा और बहुत भयानक होगा। लड़की यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसको 1 अप्रैल की बात है, एक साजिद मिल जाता है। साजिद कहता है उस लड़की को देख करके कि मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल छोड़ दूंगा, आप मेरे साथ चलो। उस लड़की को गर्ल्स हॉस्टल तो छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि एक होटल में लेकर के जाते हैं और वहां जाकर के 3 अलग अलग लोग उसके साथ गंदा और घिनौना काम करते हैं। लड़की परेशान होती है क्योंकि जहां भी वो जाती थी खाने से पहले उसको ज़रूरत होती थी नशे की, और नशे का लोगों ने वहाँ पर फ़ायदा उठाया और इसी बात पर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करते रहे। वो लड़की रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ से फिर एक और जगह लगती है औरंगाबाद। उसका एक गोदाम लगता है, वहाँ पर अमन और एक लड़का और होता है। उन दोनों ने उसके साथ मुकाला किया, गंदा काम किया, लेकिन वो उस लड़की की जैसी हो सकती थी वो विरोध करने की स्थिति में थी नहीं, एकदम वो बेसुध जैसी हालत में थी। लेकिन उसको ये जरूर दिख रहा था कि कोई ना कोई तो है जो गलत काम कर रहा है। उसको कुछ चेहरे ऐसे थे जो उसने पहचाने थे। उसके बाद वो यहाँ से फिर निकलती है और कुछ और आगे चलती है। फिर उसके बाद उसको इमरान मिल जाता है। इमरान ने उसको नशीला पदार्थ दिया और जैसे ही उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की तो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इमरान कहता है कि चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। वो यहाँ से सिगरा के पास में ये एक आईपी मॉल लगता है, वहां पर उसको छोड़ देता है और फिर चला जाता है। इसके बाद अगली तारीख आती है और वो किसी तरीके से चलते चलते ये जो आईपी मॉल लगता है उसके पास पहुंची थी और 2 अप्रैल को आईपी मॉल से राज खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको हुकुलगंज में लेकर के वो लड़का जाता है और एक घर की छत पर ले जाने के बाद उसके साथ वहां भी वैसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता है। चाउमीन में उसको नशीला पदार्थ मिला करके देता है और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उसको फिर खिला देता है। अब यहाँ से फिर वो जाने की बात करने लगती है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। लड़की को वो ले जाकर के 80 घाट पर छोड़ देता है और 80 घाट पर जाकर के वो लड़की वहाँ इधर उधर घूमती रहती है, टहलती रहती है। और 3 अप्रैल को दानिश नाम का एक लड़का अपने साथ उसको लेकर के चला जाता है और जहाँ पर सोएब और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ फिर से गंदा और घिनौना कृत्य किया। साथ ही उसको नशीला पदार्थ भी दिया और नशीला पदार्थ देने के बाद जब इनका जी भर जाता है तो उस लड़की को चौक घाट पर छोड़ देते हैं। चौक घाट पर छोड़ने के बाद वहां से निकल जाते हैं, ये सोच करके कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लड़की वैसे भी बेसुध है, किसी से क्या ही बता पाएगी। लेकिन लड़की को पुलिस वाले ढूंढ तो रहे थे, लेकिन उतनी शिद्दत और उतनी ईमानदारी से नहीं ढूंढ रहे थे जितनी ईमानदारी से पुलिस को वहां पर ढूंढना चाहिए था। लड़की को फिर परिवार के हवाले कर देते हैं पुलिस वाले और परिवार वाले को लड़की कहानी सुनाती है और जो उसके साथ बीती हुई बात थी जब वो सुनाती है तब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सीधे पहुंच जाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में। जाने के बाद कहते हैं कि साहब 6 अप्रैल 2025 को हमारी बेटी के साथ तो बहुत ही गंदा और घिनौना काम हुआ है, आप इसमें एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस वालों ने मामले को शुरू में टालने की कोशिश की, लेकिन मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, मीडिया ने इस मामले को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया, तब जाकर के पुलिस की यहाँ पर नींद टूटती है और मां की शिकायत के आधार पर 7 अप्रैल 2025 को आखिरकार 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जिसमें 12 तो अज्ञात होते हैं और 12 नामजद होते हैं और 11 अज्ञात होते हैं। पुलिस ने अब ताबड़तोड़ जबीते ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी वैसे वैसे पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने आखिरकार जब 12 नामजद को पकड़ा और गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उनके मोबाइलों को कब्जे में लिया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो ये भी पता चला कि ज़्यादातर नशे की लत लगे हुए लड़के हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात एक ही थी और वो थी कि इन 12 जो लोग थे जो पकड़े जाते हैं उन 12 के मोबाइलों में गंदी गंदी वीडियोस होती हैं।
लगभग 540 लड़कियों की गंदी वीडियोस थी। कोई नंगी लड़की खड़ी है तो कोई किसी का वीडियो बना हुआ है। 100 लड़कियां तो इसमें ऐसे लड़कियों की फोटो और वीडियोस थे जो खुद स्वेच्छा से अपने फोटोग्राफ करवा रही थी, बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, और वो अपने आप की, अपने जिस्म की नुमाइश जैसे कर रही थी। बाद में पता चलता है कि ये वीडियो का, इन फोटो का इस्तेमाल कस्टमर को दिखाने के लिए और उनको रिझाने के लिए किया जाता था। अब पुलिस ने इस मामले की और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। फिर पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे कालचक्र का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है अनमोल गुप्ता, जो कि शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बसही में एक कॉलोनी लगती है, अशोकपुरम कॉलोनी, वहाँ का वो निवासी है। जब उसकी हिस्ट्री और उसका इतिहास खंगालने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि वो साल 2018 में चाउमीन का ठेला लगाया करता था। गरीब स्थिति में होता है और चाउमीन का ठेला लगाते लगाते वो, उसका अपना कारोबार जब बढ़ने लगता है तो साल 2020 में सोनिया पोखरा के पास उसने एक छोटी सी दुकान खोली फास्ट फूड की, जिसमें बर्गर, चाउमीन, रोल, इस तरीके का सामान दिया करता था। काम उसका आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद उसने स्मिथ स्कूल के पास एक और दुकान खोली और वहां से वो और आगे बढ़ जाता है। सिगरा में उसने कॉन्टिनी की कॉफी खोली। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंटल कॉफी में वो, जो उसके पास जो वेटर होते थे, शुरुआत में लड़के वेटर होते थे और बाद में लड़कियों की डिमांड बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर शराब परोसी जाती थी, यहाँ पर हुक्का भी परोसा जाता था। जो भी कोई ग्राहक आता था, कस्टमर आता था, वो डिमांड करता था कि लड़कियों को बुलवाओ, लड़कियों से हुक्का परोसवाओ, लड़कियों से शराब पिलवाओ। अब लड़कियों को अच्छी कीमत पर बुलाना चलने लगा, वहाँ पर लड़कियां यहाँ पर आने लगी। अब लड़कियों को देख करके और लड़कियां भी यहाँ पर आने लगी और उन लड़कियों को नशे की लत लग जाती है। अब कई लड़कियां इसमें ऐसे होती थी जिनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन नशा करना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। तब उन्होंने एक ऑफर दिया, जो इसका मेन ओनर होता है, मालिक होता है अनमोल गुप्ता और बाप का नाम शरद गुप्ता होता है। उसने एक ऑफर दिया कि कोई बात नहीं, अगर किसी को नशा करना है तो कर सकता है, वो भी बिना पैसों के, बिल्कुल फ्री, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फ्री नशा उसको ही मिलेगा जो किसी ग्राहक के, किसी कस्टमर के साथ जाने को तैयार हो जाएगी, उसके साथ वक्त बिताने को तैयार हो जाएगी। जैसा वो कहता है वैसा अगर करने के तैयार हो जाएगी तो कई लड़के यहाँ पर तैयार हो जाती हैं। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर अनमोल गुप्ता को लगता है कि ये तो कारोबार बहुत अच्छा है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसी हिसाब से फिर 5 लड़कियां तैयार की जाती हैं। 5 के बाद फिर 15 हो जाती हैं और उन्हें एक तरह से पार्टनर बना दिया जाता है, एजेंट बना दिया जाता है। उनका काम था कि लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाए और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनको यहाँ तक लेकर के आए। लड़कियां जब यहाँ आएंगी तो नशे की आदी हो जाएंगी, नशा उनके लिए जरूरी हो जाएगा। जैसे ही नशा मांगेंगी उनसे ये कह दिया जाएगा कि आपको कुछ फोटोग्राफ्स करवानी है, नंगी तस्वीरें करवानी है, किसी ग्राहक को रिझाने के लिए काम करना है, सेक्स करना है। एक तरीके से एक सेक्स का यहाँ पर धंधा शुरू हो जाता है और अनमोल इसमें पारंगत हासिल कर लेता है। 15 लड़कों के साथ मिल करके जब इस तरीके का काम कर रहा था तो ऐसे करते करते यहाँ पर संख्या बढ़ने लगती है और यही कारण है कि 546 लड़कियों की नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियोस जो थी, इसमें 100 लड़कियां ऐसी थी जो स्व इच्छा से अपनी फोटोग्राफ कराने को तैयार थी। उन्हें कोई एतराज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था और यही फोटोग्राफ भेजे जा रहे थे यूपी, दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऐसी जो जगह है वहाँ पर भेजी जा रही थी। जब पुलिस ने इनकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की, इनके बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि यूपी से 6 ऐसे राज्य निकलते हैं जहां से कस्टमरों को ये भेजा जा रहा था उनके लोकेशन के हिसाब से। हालांकि ये दायरा अभी 23 का नहीं बल्कि और ज़्यादा का बढ़ सकता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है अच्छे से। खजूरू की रहने वाली वो लड़की जिसका सपना था कि वो स्पोर्ट्स में कुछ मुकाम हासिल करे, देश का नाम रोशन करे,
देश के लिए मर्डर लेकर के आए, लेकिन उस लड़की को 4 उसके साथी दोस्तों ने नशे की ऐसी आदत लगा दी कि उस लड़की को नशे के चक्कर में आकर के वो एक तरीके की सेक्स रैकेट के चक्कर में आ जाती है और उसके साथ लगातार गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था। जब उसने कहानी अपने माँ बाप को बताई, उसके बाद कहानी पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इसमें अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे भी बेनकाब होने की इसमें सामने आ सकते हैं। साथ ही जब इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल में पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस बी एक जैसी बीमारी होती है, वो पाई जाती है, जो बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बीमारी शायद हो सकता है कि उन लड़कों की वजह से वो लड़कों में भी आई हो जिन लड़कों ने इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था। आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने जब और भी जांच पड़ताल शुरू की तो पता चलता है कि जो अनमोल है उसका पिता है शरद गुप्ता। साल 2022 में कैन थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और वो जेल भी जाता है। और जब लगातार यहाँ से बेल रिजेक्ट हो रही थी तो हाई कोर्ट में जाकर के अपील करते हैं। आखिरकार